नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से अपनी रिपोर्टें देनी शुरू की हैं और ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और उनको 3 बार कहा है कि जगदीप जी धनखड़ को वापस बुलाया जाए। जगदीप धनखड़ जी को वापस इसलिए बुलाया जाए क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जगदीप धनखड़ जी ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के एजेंट बनकर वहां पर बैठे हुए हैं और वो राज्यपाल की गरिमा को खो रहे हैं। अब राज्यपाल की गरिमा को वो खो रहे हैं या नहीं खो रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ममता बनर्जी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो गंभीर हैं। अब ममता बनर्जी को डर क्या है, माननीय राज्यपाल जी से क्या डर है, और अगर जगदीप जी धनखड़ माननीय राज्यपाल जी वहां ना होते तो कोई भी माननीय राज्यपाल होता, सपोज मैं होता, तो क्या करता? क्या राज्यपाल के रूप में मूक दर्शक बने या पोस्ट ऑफिस बने बैठा रहता कि चिट्ठी डाली और उस चिट्ठी को आगे फॉरवर्ड कर दिया? जिस प्रकार ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया कि राज्यपाल अपनी गरिमा को खो रहे हैं और राज्यपाल को वहाँ फील्ड में जाने का अधिकार नहीं, राज्यपाल केवल राजभवन का मालिक है और राजभवन के बाहर अगर राज्यपाल को कुछ भी करना है तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से परमिशन लेनी चाहिए और बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परमिशन के वो कुछ नहीं कर सकते। दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है। इसका दूसरा पहलू यह है कि माननीय राज्यपाल जी दिल्ली आए। मैंने रितम ऐप पर उनका एक इंटरव्यू सुना। उस इंटरव्यू को भी मैं आपको अलग से कटिंग करके एक उसका लेक्चर, उसका वीडियो बनाकर डालूंगा। लेकिन इस लेक्चर में हम उस वीडियो के आधार पर, उनके उस स्टेटमेंट के आधार पर, चूँकि मैं राज्यपाल जी से बखूबी वाकिफ़ हूँ और जगदीप जी धनखड़ किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे सोचते हैं और क्या आगे की परिस्थितियाँ हैं और क्या हो सकता है, वो सब कुछ उन्होंने बताया और जो परिस्थिति वहाँ पर वाकई में है वो बताया। मैंने पहले भी कई एक स्टेटमेंट ये कहते हुए दिए कि नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का प्रयास हो रहा है, मोदी वर्सेस योगी करने का प्रयास हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि राजनीति करने वालों ने इसको खेला, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट, मैं मीडिया रिपोर्ट्स को बहुत अच्छा रिपोर्ट नहीं मानता, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट अगर कोई देगा तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी दिल्ली से गई मोनिका जी अरोड़ा के नेतृत्व में, और फिर दिल्ली ने, होम मिनिस्ट्री ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी, वहाँ कुछ सेक्रेटरियों की कमेटी भेजी जो जाकर नीचे ज़मीन पर अपनी रिपोर्ट ले। उसके अतिरिक्त माननीय राज्यपाल जी वहाँ पर प्रवास किए, उस हर एक मोहल्ले में, हर एक एरिया में गए जहाँ से वायलेंस की घटनाएं सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि माननीय राज्यपाल जी असम गए, जहाँ पर जो माइग्रेंट्स हैं, जो वहाँ से पलायन कर गए और वहाँ कॉलोनी में रहे जाके, तो असम सरकार के शरण में हैं, असम सरकार उनको प्रोटेक्शन दे रही है, उन स्थानों पर भी माननीय राज्यपाल जी के, और उन्होंने वहाँ पर भी वार्ता करी। केंद्रीय मंत्री वहाँ गए, केंद्रीय होम मिनिस्टर स्टेट वहाँ गए, ये सब कुछ हुआ और उस पर जो फैक्ट फाइंडिंग आई, माननीय राज्यपाल जी ने जो इंटरव्यू दिया वो माननीय राष्ट्रपति जी से मिले, माननीय उपराष्ट्रपति जी से मिले, गृह मंत्री जी से मिले और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और उन्होंने अपनी पूरी बात कही। इसी दौरान उनके पीठ के पीछे जब वो दिल्ली आए तो वहाँ के लोगों ने कहा, अंकल जा रहे हो, लौट कर मत आना। कुछ ट्वीट कर दिए इस प्रकार के कि आप जा रहे हैं, लौट कर मत आना। ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया। हम उन सभी बातों की यहाँ पर विश्लेषण करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि केंद्र सरकार के पास क्या क्या उपाय हैं और केंद्र सरकार क्या करना चाहती होगी। क्यों? क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर विषय जब देख रहा था तो जम्मू कश्मीर विषय में देखते समय, उसको उसका एनालिसिस करते समय या उनके तथ्यों में जाते समय मुझे बहुत सारी चीज़ें, ऐसी आशंकाएं थी कि सरकार ये कर सकती है और सरकार उससे ज़्यादा कठोर एक्शन ले गई। हम लोगों की जो रिपोर्टें होती थी, हम लोग जो उस पर काम कर रहे थे, लीगल एनालिसिस, जो कोर्ट में केसेस और उसके जो तथ्यों को तथ्यात्मक विश्लेषण, ये सब कुछ जो हम कर रहे थे, उन सब के बाद
हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि सरकार ये कर सकती है और सरकार को जो करना चाहिए था उससे बहुत अधिक सरकार कर गई, लेकिन सरकार ने अपने तरीके से किया, क्योंकि केंद्र की आज की सरकार का अपना एक स्टाइल है। तो देखना ये होगा कि पश्चिम बंगाल का भविष्य अब कैसा है। क्या केंद्र की सरकार उस पर कोई बड़ा एक्शन लेना चाहती है? जनता तो डिमांड 356 की कर रही थी, और एक बात तो निश्चित है, वो ये है कि जनता की डिमांड के समय पर केंद्र की आज की नरेंद्र मोदी सरकार नहीं खेलती। आपको याद होगा जब हमारे यहाँ पुलवामा हुआ था या पठानकोट हुआ था, तो जनता डिमांड कर रही थी, मोदी जी से लगातार कह रही थी ये जो सैनिक मरे हैं, इन सैनिकों का जो बलिदान हुआ है, इसका क्या कोई आपके पास हिसाब है? आपको याद होगा कि सरकार ने क्या समाधान किया था, लेकिन तुरंत नहीं किया था, क्योंकि मोदी जी एक अच्छे माहिर खिलाड़ी इस मामले में माने जाते हैं कि वो मैदान और समय दोनों अपने चुनते हैं। मैदान, समय और हथियार तीनों अपने चुनते हैं। वो आपके समय, आपके मैदान और आपके हथियार से नहीं खेलते, वो अपने हथियार से, अपने समय के अनुसार और अपनी सुविधा के अनुसार खेलते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल में जो परिस्थिति बन रही है वो परिस्थिति इतनी खतरनाक हो सकती है कि जो डिमांड जनता ने की 356 की, आपको याद होगा कि जो हम डिमांड कर रहे थे जम्मू कश्मीर में, उस डिमांड से बहुत ज़्यादा दिया। वैसे ही जब हम डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ कुछ एक्शन लेने की, पुलवामा या पठानकोट के मामले में, तो आपको याद होगा कि केंद्र की सरकार ने उस डिमांड से बहुत ज़्यादा किया था। गलवान के विषय में भी जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा जनता को दिया और जनता बड़ी खुश हुई। अब सवाल ये आता है कि पश्चिम बंगाल में जब हम आर्टिकल 356, हमसे मतलब जब भारत की जनता आर्टिकल 356 की डिमांड कर रही हो, जब 356 लगाकर ये कह रही हो कि वहाँ पर राज्यपाल का शासन लागू कर दिया जाए, वहाँ पर सरकार भंग कर दी जाए, वहाँ की स्थिति को कंट्रोल में कर लिया जाए, तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार इस समय 356 लगाने का विचार कर रही है, या फिर सरकार 356 से भी कुछ बहुत बड़ा कर सकती है? मुझे लगता है कि 356 लगाना एक छोटा कृत्य होगा। 356 लगाकर जो परिस्थिति बंगाल की बन रही है उसका समाधान नहीं किया जा सकता, लेकिन 356 काम ही ना करे और 356 की आवश्यकता ही भविष्य में ना पड़े, ऐसा कार्य करने की भी शक्ति केंद्र के पास है। हम उस पर विश्लेषण करना चाहते हैं। माननीय राज्यपाल जी का बयान, मैंने जैसे आपसे कहा कि माननीय राज्यपाल जी का बयान, मैं अलग से एक वीडियो उस पर पब्लिश करूंगा और ये बताऊंगा कि माननीय राज्यपाल जी का बयान क्या कह रहा है, लेकिन उस पर हम, और वो बयान, ओरिजिनल बयान मैं आपको दूंगा, जिससे आप डिडक्शन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में परिस्थितियां क्या हैं और क्या हो सकता है। लेकिन मैं ओरली बताता हूं। माननीय राज्यपाल जी ने कहा कि ममता बनर्जी को कई बार लिखा गया, ममता बनर्जी को कई बार बताया गया, ममता बनर्जी से आग्रह किया गया, मुख्यमंत्री को कहा गया कि अब सरकार बनने के बाद, जब 2 मई हो गया तो इलेक्शन कमीशन का रोल खत्म हो गया, अब सरकार आपके हाथ में है और जहां जहां इस तरह के वायलेंस हुए हैं उन वायलेंस के स्थानों पर जाइए, रिस्टोर करिए, जनता का विश्वास जीतिए और जनता को उस पर ये कहिए कि नहीं, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आपकी मदद करना, आपका कोई नुकसान ना हो, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। आप हमारी रियाया हैं, अपना वोट किसी को दिया हो, आप हमारी रियाया हैं। माननीय राज्यपाल जी का कहना है कि 4 कैबिनेट की बैठकें हुई, उन एक भी कैबिनेट की बैठक में उन दंगाग्रस्त क्षेत्रों की कोई चर्चा नहीं हुई और ना ही कोई ममता जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया जिस स्टेटमेंट के आधार पर यह कहा जा सके कि नहीं, ये जो मामला है ये मामला बिल्कुल ठीक है और इस मामले को दबाना जाना चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। ना ही पुलिस को कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए और ना ही किसी और को कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए, कोई बात कही गई। अब इन परिस्थितियों में जब माननीय राज्यपाल जी ये बता रहे हैं कि मैंने मेंशन किया, पत्र लिखा और गवर्नर होने के नाते उनसे कहा, नहीं मानी तो फिर मैं राज्यपाल पोस्ट कार्ड नहीं हूं, मैं स्वयं क्षेत्रों में गया और घर घर में मिला। जब घर घर में जाकर उन्होंने वार्ता की तो उनसे ये कहा गया, एक इलाके में जो बहुत मार्मिक थी, नंदीग्राम के बगल में, ये कहा गया क्या हम लोग धर्म परिवर्तन अगर कर लें, क्योंकि एक पार्टिकुलर रिलीजन के लोगों को यहाँ फुल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और हम लोगों के खिलाफ कार्य किया जा रहा है, तो क्या हम रिलीजन चेंज कर लें तो प्राण बचाए जा सकते हैं?
राज्यपाल जी का कहना है कि लोकतंत्र में इससे खतरनाक बात कोई नहीं। तो पहली स्टेज जो वहां पर थी वो स्टेज थी वायलेंस, वो स्टेज थी, उनका कहना है कि दो स्टेज हम सेकंड फेज में आ गए हैं और सेकंड फेज भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई। उस सेकंड फेज को अगर टॉलरेट किया गया तो फिर भारत के लोकतंत्र पर खतरा है। इसलिए उस आधार पर डेडिकेशन होना चाहिए, डिडक्शन होना चाहिए। वो जब लोगों से मिलने गए तो सरकार ने विरोध किया। सरकार ने कहा कि आपको किसी भी क्षेत्र में जाने का अधिकार नहीं है, और खुद मुख्यमंत्री गई नहीं, मुख्यमंत्री के मंत्री नहीं गए, कोई आला अधिकारी नहीं गए, कोई कमीशन नहीं बनाया गया, कोई 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 इस तरह का टीम नहीं बनाई गई जो जाकर इस विषय पर काम करता। तमाम दुनिया भर की मीडिया रिपोर्टें आ रही थी, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। माननीय राज्यपाल जी को लगा कि राज्यपाल होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि हम उन क्षेत्रों में जाएं। अब सवाल इस मामले में यह पैदा होता है कि केंद्र की सरकार आखिर शांत क्यों, मौन क्यों? मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो हमने केंद्र से मांगा, चाहे वो बालाकोट के समय पर मांगा हो, चाहे वो पुलवामा के समय पर मांगा हो, पठानकोट के समय पर मांगा हो, या गलवान के समय पर हमने कोई डिमांड की हो, या फिर जम्मू कश्मीर के मामले में हमने से मतलब देश ने जो डिमांड की है, क्या उससे अधिक मोदी जी ने नहीं किया? मोदी जी ने बिल्कुल उससे अधिक किया। लेकिन उनकी एक खास बात है, उनकी खास बात यह है कि वो मैदान और हथियार और समय तीनों अपने चुनते हैं। युद्ध का प्रकार, मैदान और समय अपना चुनते हैं। आपके मैदान पर आपके युद्ध के तरीके से या फिर आपके समय से युद्ध नहीं लड़ते, क्योंकि हमें हर हालत में जीतना है। इसलिए समय हम तय करते हैं, युद्ध हम तय करते हैं, मैदान भी हम तय करते हैं, परिस्थितियां भी हम तय करते हैं कि कब करना है। ये मोदी जी की खास बात है। अब सवाल यहां आता है कि जब हम 356 मांग रहे हैं उनसे, यानी कि देश डिमांड कर रहा है कि धारा 356 वहां पर लगा दी जाए और उस धारा 356 लगाकर स्टेट को कंट्रोल कर लिया जाए केंद्र सरकार के द्वारा, वहां राज्यपाल जी का शासन लगा दिया जाए और राज्यपाल जी का शासन लगाने के बाद वहां की परिस्थितियां बदल जाएंगी। मुझे लगता है कि केंद्र कुछ ऐसा सोच रहा है कि 356 लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 356 इररेलेवेंट हो जाएगी। जैसे जम्मू कश्मीर में 356 इररेलेवेंट हो चुकी है, क्या वैसे ही 356 इररेलेवेंट हो सकती है? क्यों? क्योंकि माननीय राज्यपाल जी ने जो रिपोर्टें लगाई और जो उन्होंने प्रवास किया, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल किसी भी राज्य में भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना क्रिटिकल सिचुएशन कहीं नहीं आई, या नंबर सेकंड स्टेज पर पहुंच गया हो। सेकंड स्टेज पर उन्होंने क्या बताया? पहली स्टेज तो उन्होंने बताया कि लोगों ने कहा कि क्या हम धर्म परिवर्तन कर लें तो प्राण बच जाएंगे। पहली स्टेज में उन्होंने बताया कि लोग माइग्रेट करके असम चले गए। पहली स्टेज में उन्होंने बताया कि लोगों के साथ बलात्कार हुआ। दूसरी स्टेज में उन्होंने कहा कि अब वहां टैक्स पड़ने लगा है, तुमने बीजेपी को वोट दिया या दूसरी पार्टी को वोट दिया, इस नाते अब तुमको टैक्स देना पड़ेगा। अगर टैक्स नहीं दोगे तो यहां व्यापार नहीं कर सकते। नंदीग्राम की बात कही कि दुकानें, कुछ एक विशेष समुदाय की दुकानें खोली जा रही हैं, लेकिन बाकी लोगों की दुकानों के ऊपर हमले हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली पहुंचे और उन्होंने भी दिल्ली सरकार को या केंद्र सरकार को स्थिति से अवगत करवाया, क्योंकि वो नंदीग्राम से विधायक हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नंदीग्राम से विधायक होने के नाते क्या वो कुछ कर सकते हैं? विधायक कुछ नहीं होता, एक निधि का कैसे इस्तेमाल हो, क्योंकि वो निधि आनी ही है, उसका कैसे उपयोग हो, इतना कार्य विधायक के पास रहता है। बाकी तो सरकार चलाना मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में फोर्सेस होती हैं, होम मिनिस्ट्री के हाथ में फोर्स होती है, और होम मिनिस्ट्री इस समय ममता बनर्जी चला रही है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जहां तक बनेगी वो होम मिनिस्ट्री डील करती है, ममता बनर्जी डायरेक्ट डील कर रही हैं। इसलिए शुभेंदु अधिकारी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, विधायक होने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते। तो वो सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि वो केंद्र को या जहां तक वो अप्रोच हो सकती है उनको स्थितियों से अवगत कराएं। आपको याद होगा मोनिका अरोड़ा जी के नेतृत्व में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहां पर गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट लगाई। माननीय राज्यपाल जी ने पूरे प्रदेश में घूमकर, हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में घूमकर सब जगह से रिपोर्ट ली। मैंने भी पहले भी कहा था कि ये एक षड्यंत्र है, उसमें आग में घी डालने का काम हो रहा है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई, माननीय राज्यपाल जी ने जिस प्रकार से कहा, मुझे लगता है कि उससे केंद्र दूसरे मोड में है, 356 के मोड में नहीं है।
राज्यपाल जी ने कहा कि अगर आज न रोका गया तो ये बंगाल पूरे लोकतंत्र के लिए खतरा होगा, पूरे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा होगा, और अगर आज की सरकारों ने उस पर कोई एक्शन न लिया तो फिर भविष्य में उस पर एक्शन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद अपने को ये समझ में आ रहा है कि केंद्र ने जिस प्रकार से वहाँ होम मिनिस्ट्री के कुछ अधिकारी भेजे थे, कुछ होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों के अलावा होम मिनिस्ट्री के कुछ मिनिस्टर वहाँ पर भेजे थे जिनके ऊपर हमले हुए। जिस प्रकार सीबीआई वाले प्रकरण में ममता बनर्जी सामने खड़ी हुई और उन्होंने चारों से घेरा और हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, क्योंकि 356 जैसी ममता बनर्जी के खिलाफ लगाएंगे सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तथ्य चाहिए होता है। हम सब जानते हैं कि कोर्ट को डिसाइड करने के लिए हवा में या मीडिया रिपोर्ट्स पर विश्वास नहीं करता, उसके लिए सॉलिड प्रूफ और सॉलिड डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना ही चाहिए। जो सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन होता है उस डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर ही केस में कोर्ट में केस लड़ा जाता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार चुनी गई और उनका क्लेम होगा कि डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार चुनी गई, बाकायदा चुनाव हुआ है। अब चुनाव हुआ है, डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार चुनी गई है, ये आते ही कोर्ट भी उस पर पॉजिटिव हो जाएगा और कहेगा कि नहीं 356 ऐसे कैसे लगाया जा सकता है। आप चुनी हुई सरकार जिसको 40% 50% वोट मिले हों, 48% वोट जिसको मिले हों और 48% जनता जिसको चाहती हो, वो उसको आप कैसे गिरा सकते हैं। इसलिए केंद्र सरकार को भी कोई एक्शन लेने के लिए वहाँ पर सॉलिड प्रूफ और फैक्ट फाइंडिंग कमेटियाँ चाहिए होती हैं, और वो सिर्फ सरकारी लोग वहाँ पर जाकर करते हैं। तो इसलिए केंद्र ने पूरा ताना बाना बुना, और पूरे ताने बाने में माननीय राज्यपाल जी की कई एक रिपोर्टें, माननीय राज्यपाल जी की मंथली रिपोर्ट, और माननीय राज्यपाल जी ने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटियों को स्टेटमेंट दिए, वहाँ जाकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए, और जो होम मिनिस्ट्री के अधिकारीगण गए थे, पैनल गया था, उस पैनल ने रिपोर्टें रिकॉर्ड करी हैं। पुलिस स्टेशंस में प्रदेश में राज्यपाल जी के खिलाफ कई एक एफआईआर दर्ज कर दी गई, और ये कहा गया कि राज्यपाल की इम्यूनिटी कब तक रखेंगे, क्योंकि राज्यपाल की इम्यूनिटी होती है, राज्यपाल और राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमे नहीं हो सकते जब तक वो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, और उनके खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। तो ये कब तक राज्यपाल रहेंगे, कभी तो हटेंगे, और जब ये राज्यपाल से हटेंगे तो इनके खिलाफ एफआईआर पहले से दर्ज होंगी, इन पर एक्शन लेना शुरू कर देंगे। यानी कि राज्यपाल जी को भी लीगल हथियारों का इस्तेमाल करते हुए उनको भी प्रेशर में लेने का प्रयास चल रहा है, और उनको किस प्रकार से कंट्रोल में लाया जाए इसका प्रयास चल रहा है। प्रयास तो ये भी चला कि लोगों इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया कि टैक्सेस दीजिए, आपको यहाँ पैसा देना पड़ेगा, अगर आपको यहाँ व्यापार करना है या यहाँ रहना है, हर घर में कुछ पैसा देना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी को, विनिंग पॉलिटिकल पार्टी को, और तभी आप इस प्रदेश में रह सकते हैं, नहीं तो आपको इस प्रदेश में रहने का भी अधिकार नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति किसी प्रदेश में बन चुकी हो, तो इस परिस्थिति में लोग क्या कर सकते हैं, या तो पैसा दीजिए, जजिया टैक्स दीजिए, और अगर पैसा नहीं देते तो माइग्रेट कर जाइए, और माइग्रेट नहीं होते तो मृत्यु के घाट उतरिए। पश्चिम बंगाल की हिंसाओं पर माननीय राज्यपाल जी ने कहा कि वहाँ पर लोगों ने लाउड स्पीकर लगाकर माफिया मांगी, और ये कहा बीजेपी को वोट देना हमारे लिए खतरनाक बात थी, हम टीएमसी के सपोर्ट में आते हैं, क्योंकि टीएमसी के सपोर्ट में अगर खुलकर नहीं आएंगे तो वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा, अपने परिवारों को छोड़ना पड़ेगा, अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा, और दूसरे प्रदेशों में शरण लेनी पड़ेगी, नहीं तो माताओं बहनों के साथ जो वहाँ एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोग गलत कर रहे हैं वो गलत बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। माताओं बहनों के साथ मुगलिया शासन में जो होता था वो सब कुछ सहना पड़ेगा, और परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। ये सब बातें फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट या माननीय राज्यपाल जी की रिपोर्ट में आई, और जो वहाँ कमेटियाँ गई, एनजीओज गई, उन्होंने सबने अपनी रिपोर्टें लगाई। ये बहुत सारी रिपोर्टों का कलेक्शन, राज्यपाल जी की पर्सनल रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का कलेक्शन, और राज्यपाल जी के द्वारा मेंशनिंग करना सबको, ये सब कुछ इकट्ठा होकर क्या कोई बड़ा गेम प्लान कर रही है केंद्र की सरकार। राज्यपाल जी का कहना है कि अगर यहां पर सोल्यूशन न निकाला गया तो आप समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल डेंजर जोन में है, और पश्चिम बंगाल स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल को एक सेपरेट देश बनाना चाहती हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आप सोच सकते हैं कि जब इतना डेंजर कह दिया गया और ये कहा गया कि भारत के इतिहास में ये सेकंड स्टेज पर पश्चिम बंगाल पहुंच गया है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर कोई और राज्य इस सेकंड स्टेज पर नहीं पहुंचा था। जब आप ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर कोई और राज्य इस स्टेज पर नहीं पहुंचा था, तो इसका मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर वाले सॉल्यूशंस
पश्चिम बंगाल में भी निकाले जाने चाहिए। मुझे लगता है कि आज केंद्र की सरकार ये सोच रही है, क्या जम्मू एंड कश्मीर में जो किया उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ हो सकता है? मैं आपको बताता हूं कि उससे ज्यादा खतरनाक क्या केंद्र की सरकार कर सकती है और केंद्र की सरकार क्या सोच सकती है। केंद्र की सरकार के पास आर्टिकल 3 में पावर है और आर्टिकल 3 ये कहता है कि किसी राज्य को तोड़ सकते हैं, किन्हीं राज्यों से तोड़कर नया राज्य बना सकते हैं, किन्हीं राज्यों के कुछ हिस्से निकालकर नया राज्य बना सकते हैं, एक राज्य के दो राज्य बना सकते हैं, राज्य को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और यूनियन टेरिटरी को राज्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ केंद्र के पास एक्सक्लूसिव पावर है, ये पावर राज्य के पास नहीं है। आपको याद होगा कि जब बिहार का विभाजन केंद्र की सरकार ने किया था और झारखंड प्रदेश बना था, तो बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार हुआ करती थी। लालू प्रसाद यादव ने वहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया था और ये कहा था कि मेरी छाती से या मेरी मिट्टी से ये दो राज्य बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते। केंद्र की सरकार मानी नहीं, उसने कहा कि तुम्हारे जो यहाँ रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, ये रेजोल्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है और जो कुछ भी है वो केंद्र तय करेगा कि क्या करना है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव केंद्र का राइट है। अब हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि फेडरेशन हमने बनाई है, हमने राज्य बनाए हैं, हमने राज्य प्योर फेडरल सिस्टम हमारे पास नहीं है। हमारे पास यूएस जैसा सिस्टम नहीं कि राज्य खुद में स्वतंत्र होने के राइट रखते हो। यूएसए में राज्यों को स्वतंत्र होने का पूर्ण अधिकार है, एग्रीमेंट को भंग करेंगे और वो स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे। हमारे यहाँ इनकमिंग फ्री थी, यानी कि राज्य आ सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो राज्य, जो प्रिंसली स्टेट्स देश में मिले हैं या जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन किया है, उसका वो आ सकते हैं, लेकिन किसी को भी बाहर जाने का राइट नहीं है। हमारे पास यूनिटरी स्टेट है और हमने यूनिटी देश है और हमने स्टेट इसलिए बनाए हैं कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चला सकें। इसीलिए हमारे यहाँ राज्यों की कल्पना की गई है। राज्यों की कल्पना सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह नहीं की गई है, वो देश का ही एक हिस्सा है, वो एक यूनिट है देश का। बिल्कुल वैसे ही जैसे राज्य में नगर महापालिकाएं होती हैं, राज्य में डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम ब्लॉक्स बनाते हैं या डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम तहसील बनाते हैं, तालुकास बनाते हैं या उसके अंदर हम नगर बनाते हैं, फिर नगर के अंदर नगर पंचायत बनाते हैं, उसके अंदर हम ग्राम पंचायतें और न्याय पंचायतें बनाते हैं और न्याय पंचायतों के अंदर भी हर मोहल्ले में एक वार्ड मेंबर चुनते हैं और वो वार्ड मेंबर के भी मेंबर होते हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। उसका उद्देश्य सिर्फ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों की भलाई, लोगों को अच्छे तरीके से चलाया जा सके, प्रांतों को एरियो में किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, इसलिए ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन होता है। इसलिए राज्य को किसी भी प्रकार से, किसी भी राज्य को बाइफर्गेशन, राज्य का स्वरूप बदलना या राज्य को परिवर्तित करने में कोई ऑब्जेक्शन लगाने का अधिकार नहीं है। अब पश्चिम बंगाल में अगर 356 लगाते हैं तो सिचुएशन वैसी रहेगी। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में इंदिरा गांधी बार बार 356 लगाती थी, उसके बावजूद उसका सलूशन नहीं निकला था। जम्मू एंड कश्मीर का सलूशन नरेंद्र मोदी जी ने कैसे निकाला? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे। उसका सलूशन निकालने के लिए उनको राज्य का स्ट्रक्चर बदलना पड़ा, राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ना पड़ा और उन 2 यूनियन टेरिटरीज में सीधा एलजी बिठाना पड़ा। राज्य में कोई सरकार नहीं होगी, ऐसा सलूशन निकालना पड़ा। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंज आ चुके हैं, अब केंद्र की सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या पश्चिम बंगाल राज्य भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब बांग्लादेश बन गया और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया था, तो अब वेस्ट बंगाल नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 1956 से पहले बंगाल बहुत बड़ा था। 1956 से पहले उड़ीसा भी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, वो पूरा एक क्षेत्र था। 1956 में स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट पास हुआ और स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट बनाकर उड़ीसा अलग से राज्य बना था। अब बंगाल का जो सोल्यूशन निकल सकता है, उससे लगते हुए 3 बड़े राज्य हैं। उड़ीसा लगता है, बिहार का बॉर्डर लगता है और असम का बॉर्डर लगता है। अगर बंगाल के 3 हिस्से कर दिए जाएं, एक हिस्सा उड़ीसा में लगा दिया जाए, एक हिस्सा बिहार में लगाया जाए और एक हिस्सा लगा दिया जाए असम में, तो आर्टिकल 356 की नौबत नहीं आएगी। कोई पॉलिटिकल इंटाइटी अलग से वेस्ट बंगाल की नहीं होगी। उड़ीसा सरकार उनके साथ ट्रीट करे, बिहार की सरकार उनको ट्रीट करे और असम की सरकार उनको ट्रीट करे, या फिर इन 3 राज्यों में थोड़ी थोड़ी टेरिटरी लगा दी जाए और बाकी एक नया राज्य बना दिया जाए। कूच बिहार भी राज्य हो सकता है, मिदनापुर भी राज्य हो सकता है, क्योंकि उस समय भी मिदनापुर अलग से एक स्थान हुआ करता था।
मुझे लगता है कि आज केंद्र की सरकार उस पर विचार कर रही है, क्योंकि 356 तो वो सुनार की चाल है और एक हथौड़ा लोहार का मारना आवश्यक है। इसलिए इन सभी रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए ये सभी रिपोर्टें जो लग रही हैं, इन रिपोर्टों के आधार पर को ग्रांट करने का प्लान कर सकती है केंद्र सरकार, और केंद्र के पास इस पर एक तरह की पावर है। 356 अगर लगाएंगे तो फिर से चुनाव आपको राज्य में करवाना पड़ेगा। राज्य में फिर से अगर आप चुनाव करवाते हैं तो फिर वही पॉलिटिकल पार्टी, चूंकि गुंडा राज खत्म नहीं हुआ, फिर से वही पॉलिटिकल पार्टी उभर कर सामने आएगी, और फिर आप कितने बार 356 लगाएंगे और कैसे गिराएंगे। तो जैसे जम्मू कश्मीर में आप 356 लगा दीजिए, फिर चुनाव करवाएंगे, फिर या तो फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती में से किसी ने बैठना है। तो स्थिति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और किसी भी राज्य की स्थिति को कंट्रोल करना सबसे पहला काम यह है कि उसका जो पॉलिटिकल विंग है, उसकी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, उसको क्रैश करना होता है। लीगल अथॉरिटी, लीगल सिस्टमेटिक तरीके से शक्ति का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो फिर राज्य में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोग फिर वही हैं, पॉलिटिकल पार्टियां वही हैं, सिस्टम वही है, काडर वही है। उसी काडर में, उसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसी सिस्टम में आप वोट डालकर उनका परिवर्तन नहीं कर सकते। आप 356 लगाकर उनका परिवर्तन नहीं कर सकते। 356 लगाएंगे, उसकी अपनी बाध्यता है कि 6 महीने तक वो लगा सकते हैं, 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करवाना ही होगा। फिर लीगली उसका जो रिपरकेशन है उसको देखिए कि हाई कोर्ट कभी फंसेगा, कभी सुप्रीम कोर्ट फंसेगा। लेकिन जब आप उन टेरिटरीज को, जिन टेरिटरीज उस राज्य को विभाजित कर देते हैं, और उसमें जो बाकी तीसरा बचा, जैसे मैंने कहा कुछ क्षेत्र बिहार में लगा दीजिए, कुछ उड़ीसा में लगा दीजिए, कुछ असम में लगा दीजिए, और बाकी का जो क्षेत्र बचता है उसको यूनियन टेरिटरी बना दीजिए। यूनियन टेरिटरी उन क्षेत्रों में जो क्षेत्र मुस्लिम या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर रोहिंग्याओं की बड़ी संकल्पना है, जहां पर बांग्लादेशियों का जमावड़ा है, उन सबको अलग से एक राज्य बनाइए। ऐसे अगर आप चाहें तो दार्जिलिंग को अलग राज्य घोषित किया जा सकता है, दार्जिलिंग और उसके क्षेत्र को मिलाकर, क्योंकि दार्जिलिंग तो इस समय ऑलरेडी एक शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर रखा है जो केंद्र सीधा कंट्रोल करता है। दार्जिलिंग की भांति ही अंदर कुछ एरिया बनाए जा सकते हैं जिनको केंद्र सरकार सीधा कंट्रोल करे और बाकी क्षेत्र को विभाजित कर दे। पश्चिम बंगाल नाम का कोई राज्य न हो। बिल्कुल वैसा ही भाषाई आधार पर या क्षेत्रीय आधार पर हमारे देश में हमने राज्य नहीं रखे, उनका विभाजन किया। हालांकि हम फिर भी कुछ ना कुछ तरीका होता है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तेलंगाना एक बड़ी डिमांड थी कि वो तेलुगु स्पीकिंग के लिए बनाई जाए, लेकिन उस समय भी केंद्र सरकार ने तेलंगाना तेलुगु स्टेट न बनाकर उस समय आंध्र प्रदेश बनाया था। हालांकि जो बाद में केंद्र सरकार अभी बैठी, जिसने तेलंगाना स्टेट नया अलग किया, वो भाषाई आधार पर अलग हो गया। ऐसे ही गुजराती और महाराष्ट्र में भी हमने ऐसा ही किया। हमने केवल मराठी स्पीकिंग लोगों को उसमें नहीं रखा, हमने विदर्भ का क्षेत्र भी उसमें जोड़ा। ऐसे ही प्योर कन्नड़ स्पीकिंग को हमने कर्नाटक में नहीं रखा, कर्नाटक में भी हमने कुछ मराठी क्षेत्रों को जोड़ा। आप ध्यान रखिए कि केंद्र की सरकार, आज की सरकार इस पर विचार कर ही रही होगी। हमको धैर्य से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो रिपोर्टें राज्यपाल जी का जो बयान आया, वो बयान बहुत खतरनाक है और ऐसा लगता है कि राज्यपाल जी ने सही से रिपोर्टिंग लगाई है। लेकिन केंद्र की सरकार उस पर भाषण देने के बजाय केंद्र की सरकार उस पर रोज रोज छोटे छोटे सुनार की ठोक ठोक करने के बजाय बिल्कुल विचार कर रही होगी कुछ बड़ा किया जाए। मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार ऐसा विचार कर ही रही, क्योंकि जो शासक केंद्र में बैठे हुए हैं, उन शासकों का जो स्वभाव है, वो स्वभाव हमने जम्मू कश्मीर के सलूशन में देखा, वो स्वभाव हमने गलवान के मामले में देखा, वो स्वभाव हमने बालाकोट के मामले में देखा, वो स्वभाव हमने सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में देखा, वो स्वभाव हमने एयर स्ट्राइक के मामले में देखा और बोथ स्ट्राइक्स के मामले में देखा। इसलिए हमको धैर्य से देखना चाहिए, और जो संभावनाएं हैं वो ये हैं कि ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स जड़ से समाप्त हो जाए। अगर उनको कुछ लड़ना है तो फिर वो या तो उड़ीसा की राजनीति करें, या बिहार की राजनीति करें, या असम की राजनीति करें। और अगर ज़्यादा उन्होंने उधम मचाया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात में जो सल्यूशन केंद्र सरकार ने निकाले थे, वो सल्यूशन अगर पश्चिम बंगाल में निकालना शुरू करेंगे तो ये निश्चित है कि उसकी बहुत सारी तैयारियां केंद्र को करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर से वेस्ट पाकिस्तान लगता था और वेस्ट बंगाल से ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वो लगता है। दोनों की स्थितियां बिल्कुल सेम थी। दोनों में
कुछ सिमिलरिटी तो उधर से वेस्ट पाकिस्तान से लोग आकर यहाँ रहते थे, इधर से बांग्लादेश या रोहिंग्यास वहाँ आकर रहते हैं, और उधर से पाकिस्तानी आकर टेररिज्म फैलाते थे, इधर से बांग्लादेशी आकर यहाँ पर परिस्थितियाँ खराब करते हैं। मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार इस पर ज़रूर विचार कर रही है और अंदर से विचार कर रही है। मैं जगदीप जी धनखड़ का वो जो इंटरव्यू है जिसमें इस तरह की बातें उन्होंने की हैं, हालांकि वो इंटरव्यू सवा घंटे का है, लेकिन मैं उसमें 20-25 मिनट ऐसे निकाल कर आपको दिखाऊंगा, वो डालूंगा, लेकिन उसके लिए हमको उस चैनल पर परमिशन लेनी होगी जिन्होंने उसका इंटरव्यू किया है, तब हम उनसे वो हायर कर पाएंगे। लीगल, चूंकि मैं लीगल बैकग्राउंड का हूँ इसलिए इलीगल कोई काम नहीं कर सकते। हम उनसे जब अनुमति ले लेंगे, चलें ही ओरल अनुमति ले लें, अनुमति लेने के बाद वो इंटरव्यू ज़रूर आपको दिखाएंगे। मुझे लगता है कि ये आप सभी को धैर्य रखना चाहिए और इस धैर्य के साथ मोदी जी पर विश्वास ज़रूर करना चाहिए कि वो इस तरह का एक्शन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।